यह अजीब लगेगा, लेकिन मेरे साथ रहो। जब मैं हाई स्कूल में था तो एक बच्चा था जो सभी को बताता था कि वह एक राक्षस है। मुझे उसका नाम लिखने में भी सहज महसूस नहीं होता, जिसका कारण आप जल्द ही समझ जाएंगे। मैं उसे पैट्रिक कहूँगा। हालांकि उसका नाम शेक्सपियर के नाटक जैसा लगता है। वह सामाजिक रूप से बेहद अजीब था और एक बहुत ही खाली निगाह से घूमता था, जिससे शिक्षक भी असहज हो जाते थे। वह सचमुच हर एक दिन एक ही खाली ग्रे हुडी पहनता था। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा। मुझे पूरा यकीन है कि उसने कभी भी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उससे हमेशा बहुत बुरी गंध आती थी। वह शालीनता से छोटा और दिखने में औसत था। हालांकि आप यह नहीं बता पाएंगे कि वह हमेशा अपना हुड ऊपर रखता था। उसने अपने धूप के चश्मे को कभी भी घर के अंदर भी नहीं उतारा। शिक्षकों ने अंततः उससे ऐसा करने के लिए कहना बंद कर दिया, क्योंकि वह वैसे भी कभी नहीं सुनता था। अब अजीब चीजें आती हैं। उसका कोई दोस्त नहीं था, लेकिन लोगों को अपनाने की उसकी यह अजीब प्रवृत्ति थी। मेरा मतलब है कि अगर वह आपको पसंद करता है, जिसे वह बेतरतीब ढंग से तय कर सकता है, अचानक एक दिन वह आपके पास आएगा और कहेगा कि आप गोद लिए गए हैं, जिसका मतलब है कि आप उसके सर्कल का हिस्सा थे या जो भी हो। जाहिर तौर पर यह आपको उससे सुरक्षित रखेगा या ऐसा कुछ, जो कम से कम वह इसके बारे में कहेगा। वह वास्तव में बहुत से लोगों को पसंद नहीं करता था। हालांकि बहुत कम लोग वास्तव में गोद लिए गए थे। मैं उन कुछ लोगों में से एक थी। पीछे मुड़कर देखें तो शायद इसलिए क्योंकि उसे मुझ पर क्रश था। हम में से कोई भी उसके शैतान स्पील पर विश्वास नहीं करता था और हर कोई बस यह मान लेता था कि वह एक परेशान बच्चा था, जो कि वह निश्चित रूप से था। ओह हाँ, मुझे शायद यह उल्लेख करना चाहिए कि यह सब वेन, पेंसिल्वेनिया में वह जगह जहां मैं बड़ा हुआ। एक और लड़की जिससे मैं दोस्त था, गैबी, को भी उसने गोद लिया था। पैट्रिक का उस पर क्रश थोड़ा अधिक स्पष्ट था और मेरे सभी दोस्त यह जानते थे। एक दिन मैं और मेरे दोस्त अपने हाई स्कूल के पीछे डगआउट में समय बिता रहे थे और भगवान जाने क्या कर रहे थे। वह मैं था, गैबी, लॉरा और ल्यूक। मुझे ठीक से याद नहीं है कि यह कैसे हुआ, लेकिन बातचीत का विषय फ्लो था पैट्रिक का गैबी पर क्रश। हम सभी इस पर हंस रहे थे और गैबी स्पष्ट रूप से शर्मिंदा थी। मुझे याद नहीं है कि यह क्या था, लेकिन एक उपनाम था जिसे हम पैट्रिक के नाम के लिए प्रतिस्थापित करेंगे, क्योंकि उसका असली नाम इस बार बहुत भद्दा था। हालांकि मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि लूरा ने तीसरी बार पैट्रिक का असली नाम इस्तेमाल किया था। मैं अपने जीवन की कसम खाता हूँ कि पैट्रिक कहीं से प्रकट हुआ और अपने हाथ में बेसबॉल बैट के साथ डगआउट के ऊपर कूद गया। यह एक सामान्य अर्थ में डरावना नहीं था, लेकिन यह सबसे परेशान करने वाली चीजों में से एक था जो मैंने उस बिंदु तक कभी देखा था। हमने जल्दी से बात करना बंद कर दिया कि वह घबरा गया। हो सकता है कि उसने हमें उसके बारे में बात करते हुए सुन लिया हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बस हमें देखता रहा। मैंने उसे हाथ हिलाया और उसने मेरी ओर स्वीकृति में सिर हिलाया, फिर वापस जमीन पर कूद गया और तेजी से चला गया। जब हमें यकीन हो गया कि वह चला गया है, हम चारों जोर से हंस पड़े, यह देखते हुए कि अंदर से पूरी मुठभेड़ कितनी अजीब थी। हालांकि मैं अभी भी थोड़ा परेशान था। अगली घटना जिसे मैं याद कर सकता हूँ वह काफी डरावनी थी और जिस पर हंसना असंभव था। मैं वास्तव में लॉरा के घर में था। हम दोनों उसके कमरे में घूम रहे थे। उसके माता पिता घर पर थे। मुझे यकीन नहीं है कि हम वास्तव में किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन फिर से पैट्रिक का नाम हम दोनों के बीच 3 बार कहा गया था। 10 मिनट बाद हमने सुना कि लॉरा का सामने का दरवाजा बंद हो गया। हम भ्रमित होकर नीचे गए, यह देखने के लिए कि क्या हमारे अन्य दोस्तों में से किसी ने उसे रोकने का फैसला किया है। लॉरा सभी के साथ दोस्त थी और उसके माता पिता बहुत शांत थे, इसलिए जब भी उसके घर की बात आती थी, लोग बिना बताए आते और चले जाते थे। लॉरा की माँ ने हमें दरवाजे पर हरा दिया था।
हालांकि हमने कोने को मोड़ दिया था। लिविंग रूम में पैट्रिक को देखकर आश्चर्य में पड़ गई, जो वहीं खड़ा होकर लॉरा की मां से बात कर रहा था। उसने उससे पूछा कि वह वहां क्या कर रहा था, जिस पर उसने सचमुच जवाब दिया कि मुझे बुलाया गया था। लॉरा की मां ने उससे विनम्रता से जाने के लिए कहने से पहले उससे कुछ छोटी सी बात की, जिसे उसने चुपचाप छोड़ दिया। अधिक अलार्म बेल्स इसलिए नहीं बज रहे थे क्योंकि लॉरा की मां वास्तव में पैट्रिक को जानती थी और उसे चिढ़ाती थी। हालांकि लॉरा और मैं स्थिति को लेकर शांत नहीं थे, क्योंकि हम सीढ़ियों से वापस ऊपर चले गए। हमने एक दूसरे से भयभीत चेहरों के साथ बात की कि यह कितना डरावना था। कुछ मिनट बाद हमने दोनों घटनाओं के बीच संबंध स्थापित किया। जब उसका नाम 3 बार बोला गया तो वह अचानक सामने आ गया। मुझे पता है कि यह कितना हास्यास्पद लगता है, लेकिन हम दोनों ने 2 अस्पष्ट घटनाओं को देखा था और पैट्रिक के राक्षस होने का दावा करने के इतिहास को जानते थे। कोई और कैसे तर्कसंगत बना सकता था कि क्या हुआ था। हमने अगले दिन अपने सभी दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया और हमारे मित्र समूह ने फिर कभी एक बातचीत में उसका नाम 3 बार नहीं लेने की कसम खाई। कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था और मैं सोचने लगा कि शायद मैंने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर दी थी। लेकिन एक दिन जब मेरे दोस्तों का वही समूह मेरे दूसरे दोस्त जॉनी के घर पर था, हम उसके पीछे के डेक पर आराम कर रहे थे, जब बातचीत का विषय फिर से पैट्रिक के बारे में आया। उसे समझाने के हमारे सभी प्रयासों के बावजूद जॉनी ने पैट्रिक के बारे में जो कुछ भी हमने उसे बताया था उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। पूरे समूह के साथ कहानी की पुष्टि करने के बाद भी वह अपने अविश्वास को प्रदर्शित करने के लिए संशय में था। उसने एक ही वाक्य में पैट्रिक का नाम 3 बार लिया, जिससे हम हैरान रह गए। जब कुछ नहीं हुआ तो वह मुस्कुराया और हमसे कहा कि हम इतनी हास्यास्पद बात पर विश्वास करने के लिए मूर्ख हैं। मैं जितना परेशान था, मेरा एक हिस्सा राहत महसूस कर रहा था कि वह नहीं आया। हालांकि मैंने जल्दबाजी में बात कर दी, क्योंकि कुछ मिनट बाद पैट्रिक जॉनी के पिछवाड़े की बाड़ के ऊपर कूद गया। जॉनी ने उसे सबसे पहले देखा और वाक्य के बीच में ही बोलना बंद कर दिया। हम में से बाकी लोगों ने भी उसका अनुसरण किया और एकदम चुप हो गए। हम इस बात से घबरा गए कि इस बार पैट्रिक क्या करेगा। हमने देखा कि वह वापस बाड़ के ऊपर कूदने से उसने हमें कुछ सेकंड तक घूरा, फिर वापस बाड़ पर कूद गया और हमारी नजरों से ओझल हो गया। जॉनी घबरा गया और उसने हमें पैट्रिक के साथ मिलकर उसे डराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। हमने उसे बताया कि हमने उससे सचमुच विनती की कि वह कुछ न कहे। हम कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे, इससे पहले कि जॉनी ने आखिरकार हम सभी को घर जाने के लिए कहा। पैट्रिक से जुड़ा मेरा आखिरी अनुभव निश्चित रूप से सबसे डरावना और परेशान करने वाला था। यह एकमात्र ऐसा अनुभव था जहां मुझे लगा कि घटना के कुछ महीनों बाद मेरी जान वास्तव में खतरे में पड़ सकती थी। जॉनी के घर पर हुई घटना के कुछ महीने बाद मैं एक रात घर पर अकेला था। मेरे माता पिता उस समय घर से बाहर बहुत कम निकलते थे, इसलिए यह एक दुर्लभ घटना थी। मैंने स्थिति का फायदा उठाने का फैसला किया और एक लड़के को आमंत्रित किया जिससे मैं बात कर रहा था। वह एक तरह का टूर था, लेकिन उस उम्र में जिन लड़कों से मैं बात कर रहा था वे भी ऐसे ही थे। हम मेरे कमरे में घूम रहे थे और थोड़ी देर बाद बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उसने पैट्रिक के बारे में कुछ ऐसा उल्लेख किया जिससे मैं स्पष्ट रूप से परेशान हो गया। वह भ्रमित हो गया, इसलिए मैंने उसे स्थिति समझाई। वह जोर से हंसने लगा और उसने मुझसे कहा कि वह मुझे डराने के लिए पैट्रिक का नाम लेगा। मैंने उससे ऐसा न करने की विनती की, लेकिन उसने फिर भी ऐसा किया। लेकिन इस बार उसने सिर्फ कहा ही नहीं, उसने सचमुच पैट्रिक का नाम 3 बार पूरी ताकत से चिल्लाया। इस बार कोई देरी नहीं हुई। जैसे ही उसने चिल्लाना समाप्त किया, मैंने सुना कि बाहर तुरंत बारिश तेज हो गई। कुछ सेकंड बाद बिजली चमकी। मैं घबरा गया। मैं जिस आदमी के साथ था
वह वास्तव में खेद व्यक्त कर रहा था और उसने मुझसे कहा कि शायद यह सिर्फ एक बेहद असंभव संयोग था। मैंने उसे कोसा और तूफान को देखने के लिए अपनी खिड़की की ओर भागा। मैंने अपने ड्राइववे को देखने के लिए नीचे देखा और जब मैंने एक व्यक्ति की छाया को अपनी खिड़की की ओर देखते हुए देखा तो मैं चिल्ला पड़ा। यह निश्चित रूप से जानने के लिए बहुत अंधेरा और तूफानी था, लेकिन मुझे 99% यकीन था कि यह पैट्रिक था। मैंने अंधा बंद कर दिया और पीछे के दरवाजे को बंद करने के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए नीचे की ओर भागा कि सभी दरवाजे बंद थे। मैंने उस व्यक्ति को फिर से देखा, लेकिन इस बार वह मेरे सामने वाले यार्ड में गतिहीन खड़ा था। मुझे घबराहट का दौरा पड़ने लगा और मुझे पता था कि पैट्रिक मेरे घर के अंदर जाने का रास्ता खोजने वाला है। मेरे घर में मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं बार बार गोद लिया गया हूँ। उम्मीद है कि वह कुछ करेगा। मुझे पता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह मुझे सुन पाता, लेकिन उस समय मेरा दिमाग पूरी तरह से भटक रहा था। जिस आदमी के साथ मैं था वह कुछ सेकंड बाद सीढ़ियों से नीचे भागा और मुझे आराम देने के प्रयास में रसोई के फर्श से उठाया। मैंने फिर से खिड़की से बाहर देखा और वह चला गया था। तूफान अभी भी पागलों की तरह नीचे आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं अगली सुबह उस आदमी के जाने के बाद भी संपत्ति की खोज करने जा रहा था। मैं अपने आंगन का निरीक्षण करने के लिए बाहर गई। मुझे अपने पिछवाड़े के दूर कोने में कुछ भयावह चीज मिली। यह पैट्रिक की हुडी थी और इसके अंदर मेरी कुछ चीजें लिपटी हुई थी। मुझे लगा कि मैंने उन्हें खो दिया है। मेरे माता पिता किसी और दिन चले गए थे और मैं पुलिस को फोन करने से बहुत डर रही थी। मैंने सोचा कि मैं अपने माता पिता को दिखाऊंगी कि अगले दिन स्कूल के बाद मुझे क्या मिला था और वे इसे वहां से ले जाएंगे। हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना पड़ा। अगले दिन पैट्रिक स्कूल नहीं आया। वह अगले दिन भी नहीं उठा। हम में से किसी ने भी उसे फिर कभी नहीं देखा और कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ। मेरे माता पिता अभी भी उसी घर में रहते हैं, जिसके बारे में मैं अक्सर सोचता हूँ। मुझे पता है कि यह कोई सामान्य डरावनी कहानी नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसके बारे में और कहाँ बात करूँ। स्कूल के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने पैट्रिक को छुपते हुए और उनकी बातचीत सुनते हुए पकड़ा था, जो यह समझा सकता है कि वह अचानक कैसे प्रकट हो गया। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और पूरी बात पर विचार किया, मुझे लगता है कि जो सबसे अधिक समझ में आता है वह यह है कि पैट्रिक सिर्फ एक मानसिक रूप से बीमार पीछा करने वाला व्यक्ति था, जो मेरा और संभवतः मेरा पीछा करता था। अन्य लड़कियां आसपास थीं, इसलिए जब भी उसका नाम लिया जाता था तो वह हमेशा प्रकट हो जाता था। यह सोचकर ही मैं घबरा जाती थी कि वह हर जगह मेरा पीछा कर रहा है, मेरी बातें सुन रहा है। मैं यह सोचना भी नहीं चाहती कि वह कहाँ है। संगीत, आज मैं डेनवर से हूँ। यह कुछ साल पहले हुआ था। मेरा दोस्त माइक और मैं एक बर्फीली शनिवार की शाम को एक डिनर पार्टी में जा रहे थे। हमने पार्टी में जाने से पहले एक शराब की दुकान पर रुकने का फैसला किया। ईमानदारी से कहूँ तो बर्फबारी के कारण यह एक बहुत ही कष्टप्रद चक्कर था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम पूरी तरह से खाली हाथ आना चाहते थे। हमने कुछ स्थानीय शिल्प, बियर और व्हिस्की की एक बोतल ली और कार की ओर वापस आ गए। मुझे याद है कि उस समय बर्फबारी शुरू हो गई थी, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं थी जिसकी हमें आदत नहीं थी। वह जिन्स का एक पैकेट लेने के लिए शराब की दुकान में वापस भाग गया। यह उसकी नवीनतम निकोटीन की लत थी। मुझे याद है कि मैं इस बात से परेशान था क्योंकि मैं ही गाड़ी चला रहा था और मेरे पास सबसे अच्छी कार नहीं थी। उस समय बर्फबारी हो रही थी। कुछ मिनटों के बाद वह शराब की दुकान से निकला और कार में बैठ गया। मैंने तुरंत पार्किंग स्थल से गाड़ी निकाली और हम अपने रास्ते पर वापस आ गए। बर्फ और भी अधिक गिर रही थी और सड़कें सफेद बर्फ की मोटी चादर से ढक रही थी। पार्टी के लिए ड्राइव करना लगभग 20 से 30 मिनट का सीधा रास्ता था, जो कि परिचित उपनगरीय इलाकों से होकर गुजरना था।
मेरे जीवन में चीजें कभी भी उतनी आसान नहीं होती जितनी वे दिखती हैं। हालांकि बर्फ के तूफान के अन्य प्लान थे, जो एक आरामदायक मार्ग को एक खतरनाक यात्रा में बदल रहा था। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं एक महान ड्राइवर नहीं हूँ और हर 10 सेकंड में कार के फिसलने से कोई मदद नहीं मिली। कुछ मिनटों तक पहाड़ी पर गाड़ी चलाने के बाद मैं एक कोने पर मुड़ा और मुझे एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे कोई भी नहीं देखना चाहता था। सड़क के बीच में एक कार रुकी हुई थी। उसके खतरे के संकेत खतरनाक ढंग से चमक रहे थे, जो गिरती हुई बर्फ को काट रहे थे, जैसे संकट के संकेत। चालक और यात्री दोनों की तरफ के दरवाजे खुले थे। मैं बस इसके चारों ओर ड्राइव करने और अपने रास्ते पर जारी रखने के लिए प्रेरित हुआ। लेकिन माइक ने मुझे रुकने के लिए कहा, अगर आप चाहें तो मुझे जज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपका सामान्य अच्छा आदमी नहीं हूँ। मैं अपने जीवन में बहुत अधिक बीएस से गुजर चुका हूँ। मेरा जीवन जिसके परिणामस्वरूप अंततः अजनबियों में अविश्वास पैदा हुआ है, जिसे मैं आमतौर पर डिफॉल्ट करता हूँ। मैंने उसे बताया कि हम देर से आए हैं, लेकिन उसने चिंतित स्वर में मुझे रुकने के लिए कहा। माइक ने अपनी बचकानी जिज्ञासा से मुझे पहले भी परेशानी में डाला था, लेकिन यह अलग था। कोई अनिच्छा से परेशानी में पड़ सकता है। मैंने कार रोक दी और हम दोनों कुछ सेकंड के लिए भावहीन चुप्पी में बैठे रहे। माइक ने पूछा कि क्या हमें इसकी जांच करनी चाहिए, जिसके बारे में मैंने उसे बताया कि हम यही कर रहे थे। उसने अपनी आंखें घुमाई और मुझे बताया कि विंडशील्ड से कार को देखने से कुछ हासिल नहीं होने वाला था। कुछ हद तक सही था। मैं वास्तव में कार से बाहर नहीं निकलना चाहता था, हालांकि स्थिति के बारे में घबराहट थी। मैंने उससे पूछा कि क्या वह कुछ और मिनट इंतजार कर सकता है, जिस पर वह अनिच्छा से सहमत हो गया। हम वहां बैठे रहे और खतरनाक चीजों की भयानक झलक देखते रहे, जो अन्यथा एक खूबसूरत बर्फीली पृष्ठभूमि थी। कुछ भी नहीं हुआ, जिससे मैं आश्चर्यचकित था। अंततः माइक ने कहा कि उसके लिए पर्याप्त था, और इससे पहले कि मैं उसे रोकूं, वह जांच करने जा रहा था। वह कार से बाहर निकल गया। जैसे ही वह निकट आया, मैंने बढ़ती आशंका के साथ उसे देखा। वाहन जब वह ऐसा कर रहा था, मैं शपथ ले सकता था कि मैंने अपनी आँख के कोने से कुछ काला हिलते हुए देखा। हो सकता है कि मेरा चिंतित मन मेरे साथ चाल चल रहा हो, लेकिन यह स्थिति मेरे लिए हर पल बदतर होती जा रही थी। जो कि 10 सेकंड भी नहीं बीता था, मैंने देखा कि कार थोड़ा हिली, जैसे कि ट्रंक या पिछली सीट में फिर से कुछ हिल गया हो। शायद मेरा दिमाग मेरे साथ चाल चल रहा था, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैंने तुरंत निर्णय लिया और हॉर्न बजा दिया, जिससे माइक चौंक गया, जो वाहन के अंदर का निरीक्षण कर रहा था। वह समझ गया कि मैं क्या कह रहा था और कार की ओर भागा। मैं तुरंत वहां से चला गया और उसे अपना संदेह बताया कि यह सब एक जाल है। जब मैंने उसे बताया कि मेरे पास कोई वास्तविक सबूत नहीं है, तो वह बहुत नाराज हुआ। लेकिन मैंने दृढ़ आवाज में जवाब दिया कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालने वाला हूँ, जो आसानी से मदद के लिए फोन कर सकता है। पूरी ईमानदारी से कहूँ तो बाकी की यात्रा बहुत तनावपूर्ण थी। वह उस तरह का व्यक्ति था जो बाकी लोगों की तुलना में अधिक समय तक द्वेष रखता था। हम डिनर पार्टी में पहुँचे और आखिरकार चीजें ठीक हो गयी। हम वहाँ कई घंटों तक रहे और माइक और मैं लगभग भूल चुके थे कि पहले क्या हुआ था। एक अच्छे डिनर और पुराने दोस्तों के साथ मजेदार समय बिताने के बाद हमारे मेजबान ने कुछ विदा हो रहे मेहमानों को बर्फीले तूफान के बारे में जानकारी देने के लिए टीवी चालू किया। उन्होंने स्थानीय समाचारों को देखा और जो मैंने देखा वह वास्तव में भयानक था। पुलिस एक चोरी की गई गाड़ी की रिपोर्ट जारी कर रही थी, जिसे 2 घंटे पहले ही जैक किया गया था। वे पीड़ित से एक मौखिक विवरण प्रसारित कर रहे थे जो कुछ इस प्रकार था। यह एक महिला थी। हम दोनों को पार्टी के बाकी लोगों को बताया गया कि पहले क्या हुआ था और इससे सामान्य माहौल में थोड़ी सी निराशा हुई, लेकिन लोग कहानी को खा रहे थे। इस अनुभव के बारे में
सबसे बुरी बात यह है कि मैं पहले की तुलना में अजनबियों पर और भी अधिक अविश्वास करने लगा हूँ। मैं अक्सर सोचता हूँ कि यदि मुझे ऐसे सावधानीपूर्वक जाल का अनुभव न हुआ होता तो मैं जरूरत के समय कितने लोगों की मदद कर सकता था।